हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी ये सॉल्यूशन की 12th क्लास, ठीक है। और इसके पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है, ठीक है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर समझने के बाद अब आज हम लेते हैं कि अनादर्श विलयन है वो भी दो तरह के होते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन तथा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो हम उन्हें लेते हैं। तो एक तो हमारे पास हो जाता है, यहाँ से हम इनके अंदर भी डिफरेंस देख लेते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और दूसरा हमारे पास है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक यानी नेगेटिव विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इसके लिए मैंने आपको बताया था जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके बिटवीन PS और XA के बिटवीन। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, इसके बिटवीन PS और मोलन्स के बिटवीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन क्या होते हैं। तो डेफिनेटली हर एक कंपोजिशन पर यानी विलयन की हर एक सांद्रता पर जो एक्चुअल वाष्प दाब है उससे थोड़ा सा अधिक आता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि जो एक्चुअल वाष्प दाब है उसके कंपेयर थोड़ा सा वाष्प दाब कम मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि देखो आदर्श विलयन के लिए तो ये है कि ये वाली कंडीशन रहेगी, सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक विचलन के अंदर वाष्प दाब मोल अंश के साथ कुछ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, तब विलयन होगा अनादर्श। अब अगर ज़्यादा होगा तो विलयन होगा धनात्मक विचलन वाला, और यदि कम होगा तो विलयन होगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। क्लियर बात। लेकिन अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है कि भाई ऐसे, और देखो एग्जाम के अंदर जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम हैं उनके अंदर एग्जाम्पल पुटअप होता है कि ये कौन सा विलयन है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है अथवा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित कब करता है विलयन। तो देखिए हमने बताया था कि जो विलयन होता है उसके अंदर दो घटक होते हैं, A और B। तो आदर्श विलयन के अंदर तो मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर A और A घटक AA घटक या AA और BB के मध्य आकर्षण बल का जो परिणाम है वो बराबर होता है ए बी के
मध्य आकर्षण के। अब यहाँ देखिए बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ये बराबर होगा तब तो विलयन बनेगा आदर्श, ठीक है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है और ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर विलयन से ये घटक विलयन में रहना नहीं चाहेंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, विलयन से उड़ने की प्रवृत्ति में आ जाएंगे और जल्दी उड़ने की कोशिश में रहेंगे। और वाष्प अवस्था में यानी इस कंडीशन के अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि जो विलयन है ये आपका विलयन है, ठीक है। तो इसमें ये आपका विलयन था, तो ये ए और बी के मध्य अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए यहाँ ए घटक यहाँ ज़्यादा होगा और बी घटक भी यहाँ वाष्प अवस्था में। वाष्प अवस्था में ये घटक ज़्यादा अवेलेबल होंगे और ऐसी सिचुएशन में इनका वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए हमको वाष्प दाब ज़्यादा दिखाई देता है। तो यानी ऐसे विलयन जिसके अंदर विलय विलय अथवा विलायक विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान विलय विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण की तुलना में अधिक होता है, तो वह घटक विलयन से उड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं इसलिए इनका प्रेक्षित वाष्प दाब जो होता है, प्रेक्षित वाष्प दाब वो सैद्धांतिक वाष्प दाब की तुलना में, यानी जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, राउट वाली फॉर्मूले से, उससे क्या होता है, सैद्धांतिक की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन सा, अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन वाले। अब इनमें दूसरी शर्त क्या है कि दूसरी शर्त ये है कि ये घटक में चूंकि ए और बी के मध्य अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये घटक विलयन से बाहर रहने की प्रवृत्ति में रहेंगे, तो इनका जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा बी ए और बी की तुलना में। यानी आयतन हमेशा पॉजिटिव विचलन शो करेगा, यानी आयतन में परिवर्तन डेल्टा बी क्या होगा, डेल्टा बी का मान हमेशा यहाँ पॉजिटिव होगा, क्लियर। यानी दूसरी शर्त ये हो गई। पहली शर्त तो ये हो गई कि धनात्मक विचलन वे शो करते हैं जिनके अंदर ए अथवा बी के मध्य लगने वाले आकर्षण का मान ए बी के मध्य लगने वाले आकर्षण की तुलना में अधिक होता है। और दूसरे बात, ऐसे विलयनों के अंदर विलयन का परिणामी जो आयतन होता है वो दोनों घटक द्रवों के आयतन की तुलना में अधिक होता है। यानी अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम दो अलग अलग द्रव 10 ml और 10 ml ले तो नेट परिणामी विलयन आप सोचोगे 20 ml होगा, नहीं, 20 ml अगर होता है तो आदर्श होगा विलयन, लेकिन अगर 20.2 होगा यहाँ पे कितना होगा, 20.2 होगा, ठीक है। तीसरी शर्त भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर तीसरी शर्त जो है वो ये है कि इनमें डेल्टा एच का मान भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव से मतलब ये है कि ये विलयन जब भी, देखो दोनों के अट्रैक्शन कम है, और जब भी हमें कोई चीज़ में अट्रैक्शन कम होता है और उसे मिलाना होता है तो हम डेफिनेटली उसे गर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी ऊष्मा देनी पड़ती है। यानी कैसा प्रक्रम हो गया, ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो गया, इसलिए इनके लिए डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन का मान धनात्मक आता है। तो क्लियर बात सुन लो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कौन से होते हैं। पहली शर्त है उनके मध्य व्यक्तिगत आकर्षण यानी विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण विलय विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त है कि उनका कुल आयतन परिवर्तन धनात्मक होना चाहिए, यानी अगर दोनों द्रवों को मिलाएं तो परिणामी आयतन को अगर हम चेक करें तो वो सदैव ज़्यादा आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब ऐसे द्रवों को मिलाया जाता है
तो वो स्वतः ही नहीं मिलते हैं, बल्कि उन्हें मिलाने के लिए गर्म करना पड़ता है। क्लियर बात? इसलिए ये विलयन राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब सेम इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं कि पहले हम ये ले लेते हैं कि इनके अंदर क्या कंडीशन, तो इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होनी है कि इनमें ए और बी के मध्य लगने वाले आकर्षण का परिणाम लेस होता है किसकी तुलना में, ए बी के मध्य लगने वाले आकर्षण। तो इसके ए और बी के मध्य लगने वाला आकर्षण यहाँ कम होता है, यहाँ ए बी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान अधिक होता है। क्लियर बात? तो इसलिए इसी बात से निकल के आ जाती है कौन सी बात, दूसरी बात कि इनके अंदर बी सॉल्यूशन का जो कुल आयतन है वो दोनों घटक आयतनों की तुलना में कम होता है। यानी ये 10 ml ले लेते हैं प्लस ये 10 ml ले लेते हैं, तो कुल आयतन जो होगा वो 19.8 ml ही होगा, 20 ml नहीं होगा। यानी कम हो गया ना, कि 20 ml की कंपेयर कम हो गया। तो यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि इनके लिए जो डेल्टा बी है वो होगा नेगेटिव, यानी सब कुछ नेगेटिव गया। देखो वाष्प दाब कम है, ठीक है, उसके बाद आयतन परिवर्तन कम है, और उसके बाद तीसरी कंडीशन जो है वो है इनके लिए डेल्टा एच का मान भी नेगेटिव होता है, यानी ऊष्मा छेपी प्रकार, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए कंडीशंस क्या हो गई, एक तो ऐसे विलयनों का वाष्प दाब सदैव और सदैव प्रेक्षित वाष्प दाब की तुलना में कम होता है, ठीक है। दूसरी शर्त है कि इनमें विलय अथवा विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम ए बी के मध्य लगने वाले आकर्षण की तुलना में कम होता है। आयतन परिवर्तन नेगेटिव होता है और डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन भी नेगेटिव होता है। यानी ये विलयन में बने रहना चाहते हैं, विलयन से उड़ना नहीं चाहते, और उड़ना नहीं चाहते इसी वजह से इनका वाष्प दाब भी हमें कम प्रेक्षित होता है। तो ये विलयन हो गए आपके राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, ठीक है। अब हम ये ले लेते हैं कि भाई मैंने बताया कि ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, बातें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, एग्जाम्पल्स इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आएगा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने के लिए कौन सी कंडीशन सही है, डेल्टा एच नेगेटिव कर देगा जबकि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा बी का मान पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, वाष्प दाब का मान प्रेक्षित वाष्प दाब का मान अधिक होता है, सैद्धांतिक वाष्प दाब का मान कम होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन पूछी जाती है, लेकिन आपको यहाँ फिर भी ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि एग्जाम्पल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि भाई राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के क्या उदाहरण हैं और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले के क्या उदाहरण हैं। आदर्श के उदाहरण मैंने आपको बताए थे, बेंजीन टॉलुइन या बेंजीन प्लस नेथलीन, ऑक्टेन और हेप्टेन, और इसके साथ क्लोरोफॉर्म तथा ब्रोमोफॉर्म या डाइक्लोरो मेथेन प्लस डाइब्रोमोमेथेन। यानी ध्यान से सुन लेना, सेम मॉलिक्यूल हों यानी पोलर मॉलिक्यूल हो दोनों ही, तब तो कौन सा होगा, आदर्श विलयन, यानी नॉन पोलर आदर्श विलयन। लेकिन अब देखिए इसमें का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एसीटोन प्लस एसीटोन के साथ आपने मिला दिया क्या,
क्लोरोफॉर्म नहीं लेते हैं, नहीं सॉरी, इसमें एथेनॉल है, सबसे बड़े बेस्ट एग्जांपल है वो है एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण, ठीक है। और या फिर दूसरा ले सकते हैं अपन मेथेनॉल प्लस जल का मिश्रण, ठीक है। अब ये देखो एथेनॉल और जल, एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बिटवीन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एथेनॉल प्लस जल के मॉलिक्यूलों के कंपेयर क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। इस वजह से व्यक्तिगत मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन दोनों मॉलिक्यूलों के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अधिक होता है। सेम ऐसी बात यहाँ आ जाती है। इसी तरह यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है एक तो एसीटोन यानी सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है। एक ऐसे एग्जाम्पल होता है HCl प्लस H2O, और एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं HNO3 प्लस H2O, या एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं CH3COH एसिटिक एसिड प्लस H2। देखिए ये जो एग्जाम्पल है इनमें हो सकता है आपसे, वैसे NCERT में ये दो ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्पल, और इधर ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इनका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है, तो मैंने लिखा दिया आपको। अब ध्यान से सुन लो कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एथेनॉल प्लस जल या मेथेनॉल प्लस जल किस प्रकार का विलयन बनाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ये राउट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन बनाते हैं, या उल्टा राउट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन को का एक उदाहरण दीजिए, ऋणात्मक विचलन का उदाहरण दीजिए। या फिर क्वेश्चन यूँ आएगा, एसीटोन में जब क्लोरोफॉर्म मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम प्रेक्षित होता है, क्यों, ठीक है। तो इसका जवाब हमारे पास क्या होगा, तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको लिखा देता हूँ, दोनों के लिए ही मैं क्वेश्चन की फॉर्म में, ये आप अच्छे से कॉपी कर लेना। तो बोर्ड का RBSC बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो RBSC, एथेनॉल का जल में मिश्रण उच्च ताप पर उबलता है, जबकि NaCl का जल में मिश्रण कम ताप पर उबलता है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा उबलता है, मैंने क्वथनांक को रिलेटेड कर दिया इसमें, लेकिन देखो अब इसको ऐसे समझो आप कि भाई दो बीकर हैं, बीकर और दूसरा है बीकर, दोनों में ही हमने जल भर दिया, और इसके अंदर भी हमने जल भर दिया।
लेकिन इसके अंदर हमने क्या मिलाया, NaCl, और इसके अंदर हमने क्या मिलाया, एथेनॉल, C2H5OH। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि ये अधिक ताप पर उबलता है, ये कम ताप पर उबलता है, तो ये तो क्या है भाई, ठोस है। ठीक है। और ठोस के कण कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होता है P0 होता है, और जब उसमें ठोस या अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब होता है वो PS होता है। और विलयन का जो वाष्प दाब है PS, वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव क्या होता है, कम होता है। और जिस विलयन का वाष्प दाब कम होता है उसे वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए, यानी यहाँ यूँ कह सकते हैं क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक विलयन का वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, वाष्प दाब के। ठीक है। तो वाष्प दाब क्या हो गया, PS कम हो गया, इस वजह से वाष्प दाब कम हो गया तो क्वथनांक क्या हो गया, तो उच्च ताप पर उबलता है की जगह ये आएगा यहाँ पर निम्न ताप, सॉरी मैंने थोड़ा सा, ये तो निम्न ताप पर उबलता है और ये उच्च ताप पर उबलता है। ठीक है। तो यहाँ वाष्प दाब इसका कम हो गया, नमक मिलाने से विलयन का वाष्प दाब कम हो गया ना, इसलिए से इसका क्वथनांक बढ़ गया। अब ये क्या है, एथेनॉल है और इसमें मिला है जल में, तो एथेनॉल को जल में मिलाएंगे तो ये विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक, अब हमको पता होना चाहिए कि ये धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का मतलब होता है कि इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, PS, सॉल्यूशन का वाष्प दाब जल के वाष्प दाब से भी अधिक हो जाएगा। ठीक है। और वाष्प दाब अगर अधिक हो गया तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, इसलिए कम हो जाएगा, अतः क्वथनांक कम हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपके कि भाई अगर एथेनॉल में जल मिलाया तो हमको ये क्लियर हुआ कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, और ये हमको पहले ही क्लियर था कि नमक क्या होता है, अवाष्पशील विलय होता है, जिसके लिए मैंने राउल्ट के दो विलयन बताए थे, एक वाष्पशील विलय युक्त विलयन और एक अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। तो ये वो वाली कंडीशन लग गई। दोनों क्लियर आपके समझ में आ गए ये। तो ये हमने आज आपको, और मैं ये कि एथेनॉल क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी क्यों परीक्षित होती है, ये क्वेश्चन आप कल तक सोचें, फिर मैं आते ही ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।